स्टूडेंट्स, एसबीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आर के वर्मा, पॉलिटिकल साइंस, आपके लिए टॉपिक जो लेकर आया हूँ संघीय कार्यपालिका, जिसके बारे में राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। पर देखिए, राष्ट्रपति के बारे में पहली जो इसकी अभिव्यक्ति है वो हमारे भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ने 24 जनवरी 1950 को निर्विरोध रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया था, और जिनको 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र के रूप में विधिवत रूप से प्रथम राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार किया गया। ये पृष्ठभूमि के रूप में है। इसके बाद भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के बारे में जो बताया गया है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 53 में ये कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जिस व्यक्ति में निवास करेगी वो राष्ट्रपति कहलाएगा, अर्थात संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है। इसके बाद राष्ट्रपति के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करेंगे। तो राष्ट्रपति का जो पद है वो एक गौरवशाली और अलंकारिक पद है, और जिसको कई उपमाओं से संबोधित किया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान माना गया है, राष्ट्राध्यक्ष बताया गया है, नाममात्र का शासक बताया गया है। इस प्रकार उनको संबोधित किया गया है। राष्ट्रपति की बिंदुवार जो अध्ययन अपन करते हैं वो सबसे पहले योग्यताओं के बारे में बताया गया है। योग्यताएं, भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो योग्यताएं निर्धारित की गई है वो इस प्रकार से हैं। पहली योग्यता जो बताई गई है वो ये है कि वह भारत का नागरिक हो। ये इसकी अनिवार्य योग्यता है, प्रथम योग्यता है। दूसरी जो योग्यता बताई गई है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, अर्थात उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। यानी इसमें न्यूनतम आयु का प्रावधान बताया गया है, ऊपरी आयु सीमा का कोई प्रावधान संविधान में नहीं बताया गया है। कई बार ये पूछ भी लिया जाता है कि राष्ट्रपति की ऊपरी सीमा कितनी निर्धारित की गई है, अधिकतम आयु कितनी की गई है। अधिकतम आयु के बारे में कोई प्रावधान है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। तीसरी जो योग्यता बताई गई कि वह सरकारी सेवा में या किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। और अगली योग्यता बताई गई है कि वह मानसिक रूप से पागल व दिवालिया घोषित नहीं किया जाना चाहिए। ये राष्ट्रपति पद के लिए प्रमुख योग्यता है। इसके बाद फिर अगला जो बिंदु है वो है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के रूप में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। एक निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल जो एक बड़े स्तर का होगा, जिसके अंतर्गत किस किस को शामिल किया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और जिसके द्वारा किया जाएगा उसका नाम है निर्वाचक मंडल के द्वारा। निर्वाचक मंडल में जो शामिल किया गया है वो दो हैं इसमें। एक तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और दूसरा बताया गया है राज्यों की विधानसभाओं एवं 70वें संविधान संशोधन के द्वारा संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया जाता है। तो राज्य की विधानसभाओं एवं संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं अर्थात संघ शासित प्रदेशों की, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं
के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ये निर्वाचन के बारे में आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद कार्यकाल, राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में सामान्यतः ये बताया गया है संविधान में कि राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का रखा गया है, 5 वर्ष का होगा और 5 वर्ष से पूर्व भी उसको पद से हटाया जा सकता है, जिसका नाम, जिस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा उसका नाम है महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा, या राष्ट्रपति स्वयं अपने पद से त्यागपत्र भी दे सकता है। इसके बाद कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसके अगला बिंदु है राष्ट्रपति की जो निर्वाचन में जिनको शामिल किया गया है उसमें जो पद्धतियाँ होती हैं उन पद्धतियों के बारे में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन की जो पद्धति है वो आनुपातिक एकल समगणीय मत पद्धति के द्वारा भी राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और राष्ट्रपति के बारे में फिर आगे बताया गया है कि राष्ट्रपति को जो वेतन और भत्ते दिए गए हैं तो समय समय पर राष्ट्रपति को संशोधन करके अलग अलग वेतन भत्ते दिए जाते रहे हैं समय समय पर। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति को 1,50,000 रुपये मासिक वेतन के रूप में स्वीकार किया जाता है। 1,50,000 रुपये मासिक वेतन है, ये भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन है। 1,50,000 रुपये मासिक वेतन के रूप में इसको दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें निःशुल्क चिकित्सा, वाहन, रेल सेवा, सड़क सेवा, वायुसेना, ये वाहन जो हवाई यात्रा है वो निःशुल्क उनको प्रदान की जाती है। ये राष्ट्रपति के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। फिर राष्ट्रपति के वेतन भत्ते के बाद फिर है उन्मुक्तियाँ। उन्मुक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। उन्मुक्तियों का मतलब होता है रियायत। रियायत का मतलब होता है छूट। संविधान ने राष्ट्रपति को कुछ रियायत दी है जिनमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को बिना सूचना के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दूसरी ये बताई गई है कि उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये बातें राष्ट्रपति के बारे में, उन्मुक्तियों के बारे में बताया गया है। फिर है राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया जिसको बोलते हैं महाभियोग, महाभियोग कहा जाता है। महाभियोग के बारे में ये बताया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में यदि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कोई भ्रष्टाचार का कार्य करे या उसका आचरण खराब हो तब उसे जिस पद्धति के द्वारा हटाया जाएगा, जो पद्धति संसद के द्वारा लगाकर उसको हटाई जाएगी, उस पद्धति का नाम है महाभियोग प्रक्रिया। तो कई बार पूछ लिया जाता है, इसको आप नोट करेंगे कि राष्ट्रपति को किस पद्धति के द्वारा हटाया जाता है पद से, तो उस पद्धति का नाम है महाभियोग प्रक्रिया, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में बताई गई है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि संसद के किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया पारित की जा सकती है, बशर्ते उसे 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी एवं जिस सदन के द्वारा अभियोग लाया जाता है उस सदन को 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से स्वीकृति, अनुमति या सहमति प्रदान की जाएगी। इसके बाद फिर उसको संसद के दोनों सदनों के पृथक 2/3 बहुमत से पास किया जाएगा
फिर एक विभागीय समिति गठित की जाएगी, इसकी जांच करेगी, फिर वो जांच करके अगले सदन में भेज दिया जाएगा, फिर वो भी 2/3 बहुमत से उसको प्रस्ताव पारित करेगा। और अगर राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाएं, तब राष्ट्रपति को जिस दिन से वो सिद्ध हो जाएंगे उस तारीख के अगले दिन से राष्ट्रपति को पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। ये बात बताई गई राष्ट्रपति को पद से हटाने की पद्धति के बारे में, महाभियोग प्रक्रिया। अब इसके बाद अपन अगला बिंदु जो राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है वो है महाभियोग प्रक्रिया के बाद में है शपथ। तो विशेषकर शपथ का भी आप ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो शपथ के बारे में राष्ट्रपति को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश किसी कारण से पद रिक्त हो तो उस वक्त सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को पद की एवं संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा की, गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ये बातें राष्ट्रपति के बारे में बताए गए हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में योग्यताओं के बारे में पढ़ा हमने, निर्वाचन के बारे में पढ़ा, कार्यकाल के बारे में, वेतन के बारे में, उन्मुक्तियाँ, पद से हटाने की प्रक्रिया जिसको महाभियोग बोला जाता है, और शपथ। ये बातें फंडामेंटल रूप से राष्ट्रपति के बारे में बताई गई हैं, जिसको आप फिर शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूँ। राष्ट्रपति की योग्यताएं जो संविधान में बताई गई है, इसमें मुख्य जो योग्यता हैं वो आयु संबंधी निर्धारित की गई है। और आयु के रूप में आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से बताया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। फिर है कार्यकाल 5 वर्ष। वेतन भत्ते एक राष्ट्रपति को 1,50,000 रुपये मासिक वेतन के रूप में दिया जाता है। उन्मुक्तियों में यानी रियायत 2 रियायत हैं उसको, जिसमें ये बताया गया है कि राष्ट्रपति को छूट जो दी गई है वो ये है कि उस पर मुकदमा नहीं लगाया जा सकता और उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये बातें उन्मुक्तियों में पद से हटाने की प्रक्रिया जिसको महाभियोग बताया गया है, जिसका हवाला वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। ये बातें राष्ट्रपति के बारे में। इसके बाद अब अपन अध्ययन करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां जो संविधान ने प्रदान की गई। राष्ट्रपति की प्रमुख शक्ति। राष्ट्रपति की शक्तियों को सामान्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 भागों में बांटा गया है मोटे तौर पर, जिनके नाम है सामान्यकालीन शक्तियाँ और दूसरा है आपातकालीन शक्तियाँ। इनको आप नोट कर सकते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक का नाम है सामान्यकालीन शक्तियाँ और दूसरी है आपातकालीन शक्तियाँ। सामान्यकालीन शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत जो बातें बताई गई हैं उनके बारे में ये कहा गया है कि सामान्यकालीन शक्तियों में जो शक्तियाँ आती हैं वो होती हैं, पहली प्रशासनिक शक्ति या जिसको बोला जाता है कार्यपालिका शक्ति। अब इसके अंतर्गत जो
काम करने पड़ते हैं राष्ट्रपति के, जो दिए गए हैं संविधान के द्वारा। उसमें ये बातें हैं कि प्रशासनिक शक्ति के अंदर राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं। पहली इसके अंदर अपन नियुक्तियाँ बताई गई। नियुक्ति से अपन ये समझेंगे कि राष्ट्रपति किन किन की नियुक्तियाँ प्रदान करता है। अर्थात भारत का राष्ट्रपति महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री की एवं उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। इनके अलावा राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की व अन्य न्यायाधीशों की तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की, राज्य के राज्यपालों की, महालेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनके अलावा राष्ट्रपति की नियुक्ति में बताया गया है कि राष्ट्रपति विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों की भी नियुक्ति करता है। विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष की नियुक्ति की करता है, जिसमें अंतर्राज्यीय परिषद और वित्त आयोग, ये जो आयोग होते हैं इनके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये नियुक्तियों के बारे में बताया गया है। तो कहने का मतलब राष्ट्रपति जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री और उसके अन्य मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और आयोगों के अध्यक्ष, राज्यों के राज्यपाल, इन सब की नियुक्तियां में अपन ध्यान रखेंगे कि ये नियुक्तियां राष्ट्रपति को ही संविधान ने प्रदान की है। तो ये है नियुक्तियां संबंधी। दूसरा जो कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति को बताया गया है वो है शासन संचालन की शक्ति। शासन संचालन की शक्ति अर्थात इसका अर्थ ये समझेंगे कि राष्ट्रपति जिन पदाधिकारी की नियुक्ति करता है शासन संचालन में, अर्थात न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, तो उस पर नियंत्रण भी रखता है उन पर, और नियंत्रण रखने के साथ ही उनके लिए जो नियमों का निर्माण करता है, नियमों का जो निर्माण करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही नियमों का निर्धारण किया जाता है। तो शासन संचालन राष्ट्रपति किसके माध्यम से करता है? नियमों का निर्धारण करके शासन का संचालन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। फिर राष्ट्रपति को वैदेशिक शक्तियां भी प्राप्त है। वैदेशिक शक्ति जिसका तात्पर्य ये समझेंगे राष्ट्रपति विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है और विदेश से आए हुए जो राजदूत है उनके प्रमाण पत्र को स्वीकार करता है। ये और विदेशों से की गई जो संधियां हैं, समझौते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम से ही जाने जाते हैं। इस कारण इसको बोला जाता है वैदेशिक शक्ति। फिर इसके बाद नेक्स्ट सैनिक शक्ति। सैनिक शक्तियां राष्ट्रपति को सैनिक शक्ति के रूप में जो बताया गया है वो ये कि राष्ट्रपति तीन सेनाओं का, जो तीन सेनाएं जल थल और नभ, तीन सेनाएं होती हैं हमारे भारत के अंदर, जल थल और नभ। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर यानी सर्वोच्च सेनापति माना गया है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, वो सेनाध्यक्षों की नियुक्ति करता है। ये जो बातें हैं वो सैनिक शक्ति में है। और अगला जो बिंदु है ये कार्यपालिका में, वो है न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्ति में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति को क्षमादान का भी अधिकार प्राप्त है।
क्षमादान। न्यायिक शक्तियों में क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। क्षमादान में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति किसी अपराधी की सज़ा को सर्वमाफ कर सकता है, नंबर 1। दूसरी जो बताई गई है कि राष्ट्रपति किसी अपराधी की सज़ा को कम भी कर सकता है, उसकी दंड को, उसकी सज़ा को कम कर सकता है। तो ये जो शक्तियाँ हैं वो है सर्वमाफ कर सकता है या फिर उसकी सज़ा को कम कर सकता है। जैसे उसको कारावास दिया गया है लंबा समय के लिए, तो उसके कारावास को कुछ समय के लिए कम कर सकता है या फिर अब चाहे तो उसको माफ़ भी कर सकता है। ये जो बातें हैं वो राष्ट्रपति के पास। तो ध्यान रखें कि भारत में क्षमादान की शक्ति जो दी गई है वो राष्ट्रपति को ही संविधान के द्वारा प्रदान की गई है। इसके बाद सामान्यकालीन शक्तियों का प्रशासनिक और कार्यपालिक का जो शक्ति बोलते हैं ये कंप्लीट है। फिर दूसरा जो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं प्रशासनिक शक्ति के बाद में वो है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियों में अपन मुख्य तौर पर समझेंगे कि इसमें कानून निर्माण का जो शक्तियां हैं वो विधायी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। अर्थात इसमें राष्ट्रपति कौन कौन सी शक्तियां हैं, जिसमें वह संसद का अधिवेशन यानी सत्र बुला सकता है, बुलाए गए सत्र को स्थगित कर सकता है। दूसरी बात, राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भंग भी कर सकता है। ये इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो संसद के 2 सदन होते हैं उन दोनों सदनों में से संसद का जो पहला सदन होता है लोकसभा, उसको राष्ट्रपति भंग कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति को विधायी शक्तियों के अंतर्गत प्राप्त है कि राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुला सकता है, बुलाए गए अधिवेशन को स्थगित कर सकता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को ही संविधान ने प्रदान किया है। ये ध्यान में रखने की बात है आपको संसद की विधायी शक्ति के अंदर कि राष्ट्रपति ही लोकसभा को भंग कर सकता है। भंग केवल लोकसभा ही होती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, ये ध्यान में रखेंगे आप। नेक्स्ट, फिर इसके अंदर दूसरी जो है विधायी शक्ति के अंदर वो है मनोनीत करने की शक्ति। विधायी शक्ति के अंदर मनोनीत करने की शक्ति। राष्ट्रपति को संविधान के अनुसार मनोनयन करने का अधिकार दी। मनोनयन कौन होते हैं? जिनके चुनाव नहीं होते हैं उनको मनोनीत सदस्य बोला जाता है और उनको राष्ट्रपति उनके श्रेष्ठ कार्य व्यवहार, उनकी उपलब्धि, उनके विशेष योग्यता, कुशलता, इनको ध्यान में रखकर राष्ट्रपति लोकसभा में 2 व्यक्तियों को मनोनीत करता है तथा राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी हो। ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति संसद के सदनों में मनोनीत करता है। तो इसमें आप नोट करेंगे राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जिनका साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान हो, जिनको आंग्ल भारतीय के रूप में स्वीकार किया जाता है, वो मनोनीत शक्ति कहलाती है। फिर इसके बाद है राष्ट्रपति की मनोनीत शक्ति के बाद में है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी
करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में ये बताया गया कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और कानून बनाना आवश्यक हो जाए, तब राष्ट्रपति अपनी ओर से जो आदेश जारी करता है उसको बोला जाता है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो राष्ट्रपति अपनी ओर से एक विशेष आदेश जारी कर सकता है, उसको बोला जाता है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। विधायी शक्ति में फिर है विधेयकों के संबंध में शक्ति। विधेयकों के संबंध में शक्ति। विधेयकों के संबंध में शक्ति। विधेयकों के संबंध में शक्ति है कि राष्ट्रपति है वो संसद में जो विधेयक पारित होते हैं उनके संबंध में राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा दो विशेष शक्तियां, विधेयकों के संबंध में विशेष शक्ति प्राप्त होती है, जिनके नाम है पॉकेट विटो, जिसको बोला जाता है जेबी निषेधाधिकार, और दूसरा है सस्पेंस विटो विलंबकारी निषेधाधिकार। सस्पेंस विटो बोलते हैं इसको। तो जे भी निषेधाधिकार में ये बताया गया है जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक हस्ताक्षर के लिए आया है पास, तब राष्ट्रपति उस ऐसे विधेयक को अपने पास रख सकता है, अर्थात उसे न तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और न उस पर सहमति या अनुमति प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में उसको बोला जाता है पॉकेट विटो। न तो सहमति प्रकट करता है न असहमति प्रकट करता है। ऐसा इस अधिकार का प्रयोग भारत के अंदर सबसे पहले जिस राष्ट्रपति ने किया उनका नाम था डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने इस अधिकार का प्रयोग भारतीय डाक विधेयकों के संबंध में पॉकेट विटो का प्रयोग किया था। तो ये आपको ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रपति ये भी निषेधाधिकार का प्रयोग करने वाला पहला राष्ट्रपति कौन सा था, ज्ञानी जैल सिंह, जिन्होंने पॉकेट विटो का प्रयोग किया था। और इसके बाद सस्पेंस विटो विलंबकारी, जिसके अंतर्गत ये होता है कि राष्ट्रपति के पास विधेयक जो आया है उस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और उसमें देरी कर सकता है, विलंब कर सकता है। इस कारण उसको विलंबकारी सस्पेंस विटो भी बोला जाता है। तो ये जो शक्तियाँ हैं वो विधायी शक्तियाँ कंप्लीट हो गई, जिसमें संसद का अधिवेशन बुलाना, मनोनीत करना, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, विधेयकों के संबंध में शक्ति, ये जो बातें हैं वो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत मानी जाती है। तीसरी शक्ति जो राष्ट्रपति की है वो सामान्यकालीन शक्तियाँ चल रही है अभी तक। तीसरी शक्तियाँ वो हैं वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत ये बताया गया है कि संसद के अंदर जो बजट जो होता है, आय व्यय का जो खर्चा, आमदनी जो होता है, अर्थात वित्त विधेयक संसद की जो लोकसभा में है जो सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है, तो उसको प्रस्तुत करने से पहले वित्तीय शक्तियां राष्ट्रपति को ये दी गई है कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना लोकसभा के अंदर कोई भी वित्त विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। उस पर पूरा नियंत्रण किसका होता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति वित्त विधेयक के संबंध में अनुमति प्रदान करता है। उसको रखना है या नहीं रखना है, इससे पहले परमिशन राष्ट्रपति से लेनी पड़ती है। और भारत की जो आकस्मिक निधि होती है उस कोष पर भी राष्ट्रपति का क्या होता है, इसके अंतर्गत नियंत्रण होता है। अर्थात संसद इससे राष्ट्रपति की अनुमति लेकर उस पर पैसा खर्च कर सकती है। ये जो शक्तियां हैं वो वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत कहलाती हैं।
फिर वित्तीय शक्ति के बाद जो शक्तियाँ कंप्लीट हो गई, फिर अपन जो राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 भागों में बांटा गया था, उसको दूसरा नाम है आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियों को ध्यान में रखेंगे, 3 भागों में बांटा गया आपातकालीन शक्तियों को, जिसमें एक का नाम है राष्ट्रीय आपात। पहले का नाम है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात अर्थात युद्ध या बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात को नाम दिया गया है राष्ट्रीय आपात, और इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 352, आर्टिकल 352 352। फिर दूसरा है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन या जिसको बोला जाता है राज्य आपात। राज्य आपात, राज्य आपात को बोला गया है अनुच्छेद, बताया गया है अनुच्छेद 356 में 356। तीसरी जो शक्ति है वो बताई गई है वित्तीय आपात या वित्तीय संकट। वित्तीय आपात या वित्तीय संकट। अब इन आपातकालीन शक्तियों का भी 1 बाय 1 अपन अध्ययन करेंगे। तो इसमें राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में जो बताया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 की अनुशंसा ये बताती है कि यदि राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि भारत के किसी भूभाग पर निकट भविष्य में आक्रमण होने की संभावना है या संपूर्ण भारत पर खतरा हो सकता है, युद्ध होने की संभावना है या युद्ध शुरू हो चुका है, तब राष्ट्रपति जिस आपातकाल की घोषणा करेगा उसका नाम है राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 352 के अंदर हमारे भारत के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अब तक 3 बार की जा चुकी है। युद्ध के समय 1962 में और 71 और 75 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है राष्ट्रपति के द्वारा। इसलिए ध्यान रखेंगे कि भारत में आज तक राष्ट्रीय आपातकाल अर्थात आर्टिकल 352 का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा कितनी बार किया जा चुका है। तो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वो अब तक 3 बार की जा चुकी है। चीन के द्वारा भारत पर जब आक्रमण किया गया तब, और 71 और 75। 1962 में चीन द्वारा हमला हुआ था तब, और 71 75। फिर दूसरा है राष्ट्रपति शासन, जिसको राज्य आपात भी बोला जाता है, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्राप्त हो जाए राज्यपाल की ओर से, राज्य के राज्यपाल की ओर से राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्राप्त हो जाए, अथवा राष्ट्रपति को स्वयं भी किन्हीं माध्यम से, किसी भी माध्यम से, समाचार पत्रों से या अन्य किसी माध्यम से वो सूचना प्राप्त हो जाए, खुद राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए कि अमुक राज्य का शासन संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, अर्थात अमुक राज्य का शासन संविधान के अनुरूप चलाना मुश्किल है, वहाँ संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, तब राष्ट्रपति जिस राज्य में जो शासन लगाता है उसको बोला जाता है राष्ट्रपति शासन, जिसको बताया गया है अनुच्छेद 356। तो भारत के अंदर राष्ट्रपति शासन 1951 में पहली बार पंजाब में लगाया गया। ये भी नोट करने वाली बात है कि भारत में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा था और किस राज्य में लगाया गया। तो राष्ट्रपति शासन भारत में 1951 में पहली बार पंजाब में लगाया गया था, और फिर अलग अलग राज्यों में समय समय पर अलग अलग बार राष्ट्रपति शासन लगाए जा चुके हैं। अपन राजस्थान के बारे में विशेष ध्यान में रखें तो राजस्थान जो अपना राज्य है उसमें आप ध्यान दें कि राजस्थान में अब तक राष्ट्रपति जो शासन है वो 4 बार
लग चुका है, 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग बार इस पर लगाया, किसी में 9 बार, किसी में 16 बार, किसी में 4 बार, किसी में 10 बार, इस प्रकार अलग अलग राज्यों में। तो कहने का मतलब राष्ट्रपति शासन 100 से भी अधिक बार अब तक लग चुका है, राष्ट्रपति शासन अलग अलग राज्यों में। सारी संख्या अगर देखें तो 100 से भी ऊपर है ये सारी बात। परंतु अपन राजस्थान के बारे में ध्यान रखेंगे, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन अब तक 4 बार लग चुका है और पहली बार जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया उसका नाम था पंजाब। 1951 में पहली बार पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, ये महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद तीसरी जो शक्ति है वो अपन अध्ययन करेंगे, वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों के अंदर ये बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति को ये आभास हो जाए या महसूस हो जाए कि भारत की वित्तीय साख खतरे में है, वित्तीय साख को खतरा उत्पन्न होने वाला है, खजाने में धन की कमी आने वाली है या कमी आ चुकी है, तब राष्ट्रपति महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन में कटौती के आदेश जारी कर सकता है। ये आर्टिकल 360 वित्तीय जो आपात है वो अनुच्छेद 360 में बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में ये कहा गया है कि यदि भारत की वित्तीय साख गड़बड़ा जाए या वित्तीय साख को खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो, उस स्थिति में राष्ट्रपति जिस आपातकाल की घोषणा करता है उसका नाम है वित्तीय आपात। तो भारत में वित्तीय जो आपात है वो ध्यान में रखेंगे, वित्तीय आपात आज तक अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। मेरे कहने का तात्पर्य है आर्टिकल 360 का आज तक एक बार भी प्रयोग नहीं किया गया है, यानी भारत की जो वित्तीय साख है वो सामान्यतः रही है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।